आमतौर पर दो देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन ईरान और इजरायल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वॉर लड़ते रहे। लेकिन ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इजरायल इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। साल 1948 तुर्की के साथ ईरान दूसरा मुल्क था जिसने इजरायल को मान्यता दी। साल 1968 ईरान और इजरायल के बीच तेल को लेकर समझौता हुआ। ईरान से लेकर इजरायल तक तेल की पाइपलाइन शुरू हुई। दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी रिश्ता मजबूत हुआ। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, नई सत्ता आई और यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नई सत्ता आने के बाद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते खत्म हो गए। साल 1982 फिलिस्तीन और इजरायल विवाद के बीच हमास का गठन हुआ। ईरान ने हमास का समर्थन करके इजरायल से सीधी दुश्मनी मोल ली और यहीं से इजरायल के खिलाफ ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए युद्ध छेड़ दिया। साल 2023 हमास और इजरायल के बीच युद्ध के दौरान ईरान ने इजरायल के खिलाफ तमाम आतंकी संगठन को मदद की, हथियार सप्लाई किए। साल 2024 पहले ईरानी दूतावास पर हमला, फिर हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ गई। करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से चले गृह युद्ध में सीरिया खंडहर हो चुका है। अब तो असद सरकार की भी विदाई हो गई है। ऊपर से इजरायल और तुर्की की सेना लगातार हमले कर रही है और उनके सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। अब तक इजरायल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि अगर सीरिया ने ईरान का साथ दिया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजरायली हमले जारी हैं। इजरायल ने करीब 500 एयर स्ट्राइक कर बशर अल असद की थल सेना, नौसेना और वायु सेना की ताकत को करीब करीब खत्म कर दिया है। इजरायल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। अब तक इजरायल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। हमलों में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार भी इजरायली हमले में खाक हो चुके हैं। 7 और 8 दिसंबर को इजरायल ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए थे। इजरायल ने सीरिया के लटाविया में 9 सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। इन हमलों के लिए इजरायल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। सीरिया पर हमले से सिर्फ सीरिया को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, इस हमले की आंच से ईरान भी तप रहा है। कहा कि ईरान के लिए सीरिया बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो असाद को पूरी तरह सपोर्ट करते थे, डायरेक्टली भी और हिजबुल्लाह के थ्रू, उनकी अपनी IRGC के थ्रू, और वहां से कनेक्टिविटी थी उनकी। पूरे आर्म्स एमुनिशन हिजबुल्लाह को भेज सकते थे, उससे लेबनान को कंट्रोल कर सकते थे, जो कि और हमास को पहुंचा सकते थे, इराक के पास पहुंचा सकते थे कनेक्टिविटी। और उससे क्या होता था कि इजराइल के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर बना हुआ था। हमने देखा है कि अक्टूबर 7 में जब टेरर अटैक हुए थे, तो उसके बाद अक्टूबर 8 से ही हिजबुल्लाह जो है नॉर्दर्न इजराइल में अटैक करते रहा है लगातार, और उसको इजराइल को काफी हद तक कंटेन किया उन्होंने। लेकिन इससे अब ये ना हिजबुल्लाह एक पावर में रहेगा, उसको सपोर्ट रसद नहीं जा सकती है, तो एक मेजर इंस्ट्रूमेंट जो उसकी पावर प्रोजेक्शन का है ईरान का, वो खत्म हो गया। दूसरा, सीरिया के अंदर जो पैसेज था, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी थी, वो खत्म हो गई। तो ये समस्याएं जो हैं। पश्चिम एशिया का देश सीरिया इन दिनों सुर्खियों में सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है, बल्कि इसलिए भी है कि अब सीरिया की स्थिति अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों से लेकर उनके धुर विरोधी रूस और ईरान के लिए भी विस्फोटक हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक और सीरिया पर उन विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है जिनके रिश्ते ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से माने जाते हैं। तो इसके जरिए पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिकी दबदबे को कड़ी चुनौती मिल सकती है।
वहीं अगर हालात बदले तो इस इलाके में ईरान और रूस के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। भूमध्य सागर के किनारे बसे सीरिया की उत्तरी सीमा तुर्की से लगती है, तो पूर्व और दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा ईरान से सटी है। वहीं दक्षिण में सीरिया, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन से सटा हुआ है। अब आपको अलग अलग ये बता दें कि इजराइल, अमेरिका, ईरान और तुर्की के लिए किस तरह से सीरिया की स्थिति अहम है और इनमें से कोई भी देश आखिर क्यों नहीं चाहता कि सीरिया की सत्ता किसी एक पक्ष की ओर न झुके। दरअसल इजराइल चाहता है कि वो सीरिया पर नकेल कसकर ईरान के मंसूबों को कामयाब न होने दे। ईरान से सीरिया होकर ही लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों को हथियार मिलते रहे, तो इजराइल सीरिया पर दबाव बढ़ाकर हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की सप्लाई लाइन काटना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया पर लगातार हमले करके दबाव बनाना जारी रखा है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं कि सीरिया के सहारे ईरान के असर को कम कर दिया जाए और इस्लामी आतंकवाद को सिर उठाने से रोका जाए। सीरिया के कमजोर होने से ईरान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान सरकार बशर अल असद का समर्थन करती रहती है। सीरिया में मौजूद हथियारों के भंडार आतंकवादियों तक पहुंचने का खतरा है। माना जाता है कि सीरिया के पास केमिकल हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। साथ ही ईरान भी सीरिया के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। सीरिया से रूस को खदेड़ना भी अमेरिका का बड़ा लक्ष्य है, जिसमें वो असद सरकार के पतन के बाद कामयाब हो सकता है, बशर्ते वहाँ की नई सरकार उसके काबू में रहे। सीरिया में रूस के कई सैन्य अड्डे हैं, जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है। सीरिया की सत्ता में बदलाव तुर्की के लिए भी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की को इससे कई फायदे हो सकते हैं। तुर्की सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन करता रहा है। असद सरकार जाने के बाद तुर्की को अब पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द अलगाववादियों पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। तुर्की अब सीरिया की आपदा में अवसर भी देख रहा है। सीरिया की नई सरकार के साथ अच्छे रिश्तों से तुर्की को वहां पुनर्निर्माण और व्यापार बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा। वहीं तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के कारण सीरिया के घटनाक्रम को देखते हुए भारत को भी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि तुर्की की मदद और शह से सीरिया से आतंकवादियों का निर्यात पाकिस्तान में हो सकता है, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।